अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस अब तक कहां तक तफ्तीश लेकर गई है और इसमें और मज़ीद कौन से नाम जुड़े हैं, इस प्रोग्राम में ये भी जानेंगे। और मुस्तफ़ा को जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद बेदर्दी से जब कत्ल कर दिया गया तो इस हवाले से क्या शवाहिद मिले हैं। ये कहानी 6 जनवरी को जो शुरू हुई और उसके बाद 7 जनवरी को दरख्शां थाने में ही इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस की तफ्तीश मज़ीद आगे बढ़ी और तकरीबन 1 माह के बाद मुस्तफ़ा की जो लाश है वो हब के इलाके से जो है वो मिली है। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से न सिर्फ पुलिस की तफ्तीश जारी है बल्कि जो मरकज़ी मुलजिम है अरमगान के सनसनीखेज बयानात भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से अब तक पुलिस की क्या इंटेरोगेशन रही है, आइए जानते हैं। अच्छा जी, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मरकज़ी मुलजिम अरमगान के घर के बाहर। इसी घर के अंदर से इसे जो है वो गिरफ्तार किया गया था और जब पुलिस की टीम यहां पहुंची थी तो मुलजिम की जानिब से फायरिंग की गई थी। 4 घंटे तक जो ये मुकाबला जारी रहा था और इस घर के अंदर से फायरिंग की गई थी। जब इसके बाद मुलजिम को यहाँ से गिरफ्तार किया गया और इंटरोगेट किया गया तो पता ये चला कि इस घर के अंदर जो है वो कॉल सेंटर जो है वो रन किया जाता है और उसमें ना सिर्फ लड़के और लड़कियाँ आते हैं बल्कि 30 से ज़ायद गार्ड्स भी मौजूद थे, जिसे कुछ अर्सा पहले ही जो है यहाँ से रिमूव भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद मुलजिम ने इस घर के अंदर ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स के साथ साथ जदीद सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए थे। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको इस वक्त यहाँ इस घर की सिचुएशन दिखाएं तो जब पुलिस खयाबान मोमिन डिफेंस के इलाके में यहाँ पहुँची थी तो जब पुलिस पहुँची तो उसके बाद मुलजिम की जानिब से उन पर फायरिंग कर दी गई और काफ़ी देर तक जो है वो पुलिस को यहाँ रोका गया था। ये जो मेन गेट आप देख सकते हैं, ये गेट जो है ये ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। इसके बाद जब पुलिस यहाँ से अंदर दाखिल हुई तो एक DSP समेत एक पुलिस एहलकार भी जो है वो फायरिंग के तबादले में ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद जो है वो पुलिस अंदर जाने में कामयाब हो गई। इस मुलजिम को वहाँ से गिरफ्तार किया गया था, कुछ सैंपल्स भी लिए गए थे और इस स्टोरी में मजीद ट्विस्ट भी आ रहे हैं, मजीद जो नाम हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और पुलिस की जानिब से ना सिर्फ अब इस कत्ल को तफ्तीश किया जा रहा है बल्कि मंशियात के हवाले से भी जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है जिसके जो है वो इंटेरोगेशन रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आए हैं। जबकि जब मुलजिम अरमगान को गिरफ्तार किया गया था तो उसकी जानिब से उसके एक दोस्त का नाम लिया गया जिसका नाम शिराज बताया जाता है। फिर पुलिस ने शिराज को जब गिरफ्तार किया तो तमाम तर ये कड़ी खुलती गई और बताया गया कि जो मुस्तफ़ा है वो 6 जनवरी की रात को जो है वो इसी बेंगलुरु के अंदर आया और आने के बाद यहाँ उसे जो है वो 1 से 1.5 घंटा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद यहाँ से उसी की गाड़ी में जो है वो उसे डाला गया और इसी सड़क से जो है वो उसे ले जाया गया। ले जाने के बाद 3 से 4 घंटे ड्राइव की गई और उसके बाद उसे जो है वो हब के इलाके में दोरजी के मकाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया गया। आज बिल्कुल मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और मुख्तलिफ यूनिट्स जो पुलिस के हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। और आपको जैसे कि पहले भी बताया कि इस हवाले से ना सिर्फ इंटेरोगेशन मुस्तफ़ा कत्ल के हवाले से की जा रही है बल्कि मंशियात के हवाले से भी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब मेमन साहब जो SSP SIU हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे कत्ल के बाद ये तफ्तीश अब किस रुख पे जा रही है, कहाँ तक आप लोग लेके जा रहे हैं और क्या इसका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ये बड़ा सेंसेशनल क्राइम हुआ मुस्तफ़ा मर्डर केस, उसके बाद ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी एक चेन डिस्कवर हुई जो नारकोटिक्स से डील करती थी। अकॉर्डिंगली हमें टास्क मिला कि जी आप नारकोटिक्स के इस एस्पेक्ट को कवर करें। तो हमारा सबसे पहले हमारे पास जो इसके अक्यूज़ थे शिराज था और अरमगान थे, ये हमारी कस्टडी में थे AVCC की। हम वहाँ गए, उनका इंटरव्यू किया और उनसे तमाम तर मालूमात ली कि आखिर ये नेटवर्क क्या है, किस तरह ऑपरेट करता है, क्या ड्रग डीलिंग में उनका रोल है। तो फिर वहाँ से करते करते हमारे पास कुछ नाम आ गए जिसमें मरहूम मुस्तफ़ा आमिर का नाम था, एक माज दिलदार का नाम था और एक साहिर हसन का नाम था। तो साहिर हसन का हमारे पास नाम था लेकिन हमारे पास फर्दर इसके क्रेडेंशियल्स नहीं थे। हमने आगे फिर हमारे कुछ इन्फॉर्मर्स ने हमें हेल्प आउट इसमें किया और उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी और अकॉर्डिंगली फिर हमने इनके घर में जाके जो है वो डिफेंस में छापा मारा। जबकि घर के बाहर से ही हमें डिस्कवर हो गए, इनके बाहर इनकी कस्टडी में जो है वो एक बड़ी तादाद में एक बैग था जिसके अंदर काफ़ी तादाद में वीट थी, जिसको बाद में हमने मेजर किया तो वो तकरीबन 557 ग्राम निकली, जिसकी मालियत 55 से 60 लाख रुपए बनती है। तो हमने साहिर को अपनी कस्टडी में लिया। अब
हैरानी की बात यह है कि जब इसके कस्टडी से वीड मिली है, साथ में पैकिंग मटेरियल भी मिला है, जिसको छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के आगे जो वो सेल आउट करता था। शिराज से आपने पूछा, शिराज इस हवाले से क्या कहता है कि वो भी इस पूरे ड्रग चेन का और इन तमाम तर चीज़ों का हिस्सा था? हमारी इन्वेस्टिगेशन में शिराज इस ड्रग चेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन शिराज जो है वो एक्ट कर रहा था एज एन असिस्टेंट टू अरमगान। मतलब उसका कोई एज पार्टनर या इस तरीके चीज़ में रोल नहीं है, लेकिन वही वॉज एक्टिंग एज एन असिस्टेंट टू अरमगान। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो हम मंशियात के हवाले से स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, तो इससे मज़ीद चेन सामने आएगी, मज़ीद कुछ लोग सामने आएंगे, या उन पे भी हम चीज़ों पे काम करेंगे, या किस तरह करेंगे? अब हमारा इस वक्त तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस सोर्सेज थे, उन्होंने 4 हमें ग्रुप्स आइडेंटिफाई करके दिए। 2 का तो आपको ये अरमगान ग्रुप हो गया और दूसरा साहिर ग्रुप हो गया, जो कि न्यूट्रलाइज हो गए। बाकी 2 ग्रुप हैं, हम अभी इस वक्त कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं उनके नाम, लेकिन इंशाल्लाह वो जब बस्ट हो जाएंगे तो आप समझें कि कराची के पॉश इलाकों से ये नेटवर्क वीड का एटलीस्ट जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा बड़ी हद तक। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से, और इस हवाले से ना सिर्फ इस केस की तफ्तीश जारी है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी जो है वो मुस्तफ़ा पर और उसके गिर्द जो इंटरोगेशंस घूम रही हैं, इस हवाले से भी गर्दिश कर रहे हैं। हमारे साथ मुस्तफ़ा की जो वालदा हैं, जो इस केस को डे 1 से परसू भी कर रही हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा केस कहाँ तक पहुँचा, तफ्तीश से मुतमईन हैं आप, नहीं हैं, और क्या आगे होने जा रहा है? जी, जहाँ तक मुस्तफ़ा के मर्डर केस का ताल्लुक़ है, उसकी तो अब फाइनल मेरा ख़्याल से उस लेवल पर है कि इनफ रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हुई है। शिराज का आपके सामने है, क्योंकि शिराज बनना चाह रहा है विटनेस। शिराज विटनेस नहीं है, शिराज को अक्यूज्ड है, शिराज बराबर का शरीक है। तो इन्वेस्टिगेशन अब ये जो इनका शायद रिमांड ख़त्म होगा और फिर जेल कस्टडी होगी, उसके बाद जो है जो चालान के सिलसिले होते हैं, इतना मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, वक्त के साथ साथ ही मैं सीख रही हूँ। लेकिन ये कि इन्वेस्टिगेशन से देखिए ओपन शट केस है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, बहुत लंबे चौड़े गवाह नहीं हैं। लेकिन इस केस को लंबा चौड़ा बनाया जा रहा है, कभी मंशियात को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, कभी इलीगल वेपन को नॉन कस्टम गाड़ी का कह दिया जाता है, मुख्तलिफ इदारों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगी? ये सीधा सीधा 302 का मुकदमा है और इसको इसी लिहाज से देख रही हैं, या आप दीगर चीज़ों को भी जो है वो परसू करेंगी? जी, दीगर चीज़ों को मैं बिल्कुल परसू नहीं करूँगी, वो स्टेट और उसका मामला है। मेरा मामला सिर्फ मुस्तफ़ा की मर्डर तक का है, 302 का है, मतलब ब्रूटल मर्डर, हीनियस क्राइम, मैं उसी पे ही रहूँगी। बाकी स्टेट को जितना वो डैमेज कर रहा है वो तो स्टेट का अपना मामला है, वो खुद ही डील कर लेंगे। मैं अपने मुस्तफ़ा के लिए ही जो जितनी कार्रवाइयाँ हैं उसी में ही पार्टिसिपेट करूँगी। 6 जनवरी को जब मुस्तफ़ा घर से गया, आपको बताकर गया था? कहा जा रहा है मुस्तफ़ा के पास मोबाइल फ़ोन जो था उसमें सिम मौजूद नहीं थी, कभी ये कहा जाता है कि उसके पास जो गाड़ी थी वो नॉन कस्टम थी। इस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा। जी, ये मुस्तफ़ा की गाड़ी नॉन कस्टम प्लेट नहीं थी, मुस्तफ़ा की गाड़ी मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड है। मुस्तफ़ा का फ़ोन नॉन PTA ज़रूर था, लेकिन उसका व्हाट्सएप और जो वो दूसरा एक फ़ोन और जिस डिवाइस से वो चलता है, वो डिवाइस सिम से चलती है। वो बिल्कुल ऑर्डिनरी सिम जो हमारे फ़ोनों में डलती है वही सिम होती है। हम इतने जाहिल क्यों हैं? हम इससे ज़्यादा हम इतना फिक्स्ड क्यों हैं? हम थोड़ा सा अपना सोच का दायरा बड़ा क्यों नहीं करते कि अगर वो डिवाइस है तो वो कौन सी मखलूक से मुस्तफ़ा ने मंगाई है, यही कंपनी से ली है, मोबाइल कंपनी से ली है, वो किससे तरह चल रही है, वो अगर घर में भी आपके जो राउटर लगा है किसी तार से चल रहा है, जो बाहर वाईफाई डिवाइस है तो वो किससे चल रही है, कोई कनेक्शन एलियन से नहीं है। मैं सबकी सोच पे थोड़ा परेशान होती हूँ। जब मुसा को ढूंढ रही थी, जब मैं उनको कह रही थी कि जी वाईफाई डिवाइस से फ़ोन चल, तो वाईफाई डिवाइस किससे चल रही है? सिम से चल रही है। ये एक मैं शऊर भी देना चाहती हूँ लोगों को कि ये इन लोगों की ना फजूल के रुकावटें जो आपको डाल कर डराने की कोशिश करते हैं ना, मत डरा करें।
क्या मुस्तफ़ा जो है वो मंशियात इस्तेमाल करता था, नहीं करता था, और उसने कभी इससे पहले बताया था? इतने बुरे तरीके से तशद्दुद करके इसको जो है वो कत्ल किया गया। कोई इसकी दुश्मनी, आपने भी कहा कि उसकी कोई दुश्मनी जो है वो लड़कों से थी या नहीं थी, क्या कहेंगे इस पर? जी, मुस्तफ़ा की दुश्मनी नहीं थी, मुस्तफ़ा की बस बनती नहीं। मुस्तफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़का है। मुस्तफ़ा अगर आपको फ्री पार्टी करा रहा है तो मुस्तफ़ा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्तफ़ा अपने वसाइल में कंटेंट है, उसको किसी से इम्प्रेस नहीं होना है। मुस्तफ़ा के अपना इतना सोशल सर्कल था, मुस्तफ़ा के अपने इतने दोस्त थे। मुस्तफ़ा के साथ जो मैं उसके जब दुआ हुई मग़फ़िरत की, उसकी जब जनाजा हुआ, जब बच्चे रात में मुझसे सारे लड़के लड़कियां मिलने गए, मेरे घर में बैठने की जगह नहीं थी। तो उससे मुझे पता है कि मुस्तफ़ा की इससे बनती नहीं थी। लड़ाई झगड़े वाला मुस्तफ़ा भी सिर्फ उस हद तक था कि कोई मुझे गाली मत दो, मुझे कोई गलत डायरेक्ट बात ना करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस हद तक था। और इस लड़के से मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि ऑन एंड ऑफ मुस्तफ़ा की इससे लगती थी डिफरेंट ओकेजन्स पे। जिन गलत फहमियों में बहुत सारे आप लोगों ने जो लोगों के पीछे गए हैं, वो गलत फहमियों में यही डलाने वाला है। मुझे भी डलवाया था उसने, और स्टेट जो है वो इसके ये मेरा ख्याल से जितना 25 दिनों में मैंने इस आदमी पे एक खोज लगाई है ना, किसी ने नहीं लगाई हो। बहुत शातिर आदमी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से पुलिस की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये तमाम तर तफ्तीश के हवाले से अपडेट भी किया, जबकि जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं उनका बयान भी इस हवाले से वाज़े है कि वो इस केस को आखिरी दम तक जो है वो परसू करेंगी और जो मरकज़ी मुलजिम है या फिर उसका जो साथी है शिराज, उसे जो है वो यकीनी तौर पर सज़ा दिलवाएगी। जो मरकज़ी मुलजिम अरमुगान है, इस हवाले से ना सिर्फ पुलिस तफ्तीश कर रही है बल्कि जो उसके कॉल सेंटर से मुख्तलिफ शवाहिद मिले हैं पुलिस को, इस हवाले से भी तफ्तीश जारी है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, चाहे वो SIO यूनिट हो या फिर FIA हो, इसे भी जो है वो इस केस को परसू करने के लिए कह दिया गया है और तमाम तर इदारे ना सिर्फ इस केस को कत्ल के हवाले से देख रहे हैं बल्कि इस केस को हाई प्रोफाइल के हवाले से जो है ट्रीट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि मंशियात के हवाले से भी पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस पर काम कर रही है और मुख्तलिफ नाम भी सामने आ रहे हैं और इन नामों के हवाले से गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं। अब देखना ये है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से, उसके हवाले से पुलिस अब तक क्या कर पाई है और मज़ीद आए रोज़ इसमें जो इंकशाफात हो रहे हैं उन इंकशाफात के हवाले से मुलजमान को क्या सज़ा होती है। मैं हूँ एहसानुल्लाह शाकिर और आप देख रहे हैं जुर्म और सज़ा के लिए प्रोग्राम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकड़ चकदरा में, जहाँ पर ऐसी वाक़यात रुनुमा होते हैं जिसकी वजह से कई जुर्म जो है उनको छुपाने के लिए मज़ीद जराइम का इर्तिकाब हो जाता है। इसी तरह एक वाक़या जो है मुबैना तौर पर मलाकड़ यूनिवर्सिटी में पेश आया है, जहाँ पर 4 फरवरी को मलाकड़ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अब्दुल हसीब ने हरासमेंट के केस के हवाले से उनका एक मुकदमा सामने आया, जिसके बाद यहाँ पर 5 फरवरी को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उसी हरासमेंट के मामले को हरासमेंट कमेटी को भेज दिया और हरासमेंट कमेटी ने ये फैसला तकरीबन 28 दिनों बाद यानी 1 मार्च को फैसला सुनाया और वही यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को अपनी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। मामला डिप्टी कमांडेंट मलाकड़ मोहिबुल्लाह के मुताबिक यूँ है, 4 फरवरी से पहले ये मुतासिरा लड़की ने प्रोवोस्ट से एक वर्बली एक शिकायत की कि यहाँ पर उनको हरासा किया जा रहा है और FIR के मुताबिक उसी हरासानी केस में फिर इसके बाद उसी मामले को यूनिवर्सिटी की मुबैना जो प्रोफेसर है वहाँ पर उनके सामने रख दिया गया। उन्होंने बाद में FIR के मुताबिक वहाँ पर उनके घर जाकर उसी लड़की को अगवा करने की कोशिश की और उनको उनके मुताबिक कि उन्हें 3 महीनों और 3 सालों से मुसलसल हरासा किया जा रहा था। इस हवाले से यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बात तो नहीं हो सकी, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर इसी मामले पर उन्होंने एहतजाज भी किया, रोड भी बंद की और इसी तरह हरासमेंट के कई मामलात के ऊपर बात करना चाहिए। उसी तरह उसी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से मज़ीद उनसे जानते हैं।
ये बताइए कि आपका नाम क्या है और यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर ख़वातीन के साथ हरासगी के मामला जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। क्या समझते हैं इस तमाम सूरत हाल को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठानी चाहिए और अब तक क्या इक़दाम उठाए गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीर रहमान है, IT फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। देखिए हरासमेंट का जिसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरी नज़र में वो है CGPA का सिस्टम। अगर CGPA सिस्टम और एग्ज़ाम सिस्टम अगर बोर्ड के हवाले की जाए जिस तरह FSC और मैट्रिक में है मतलब वो करते हैं, अगर इस तरह मलाकन बोर्ड में मतलब यूनिवर्सिटी में राइज किया जाए तो CGPA और हरासमेंट का ये केस मतलब ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह सब कुछ फिर क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में होती रहती है इस तरह, स्पेशली गर्ल्स और लड़कियाँ इस तरह होती है क्योंकि ये थोड़े सिंसियर होते हैं और अपनी फ्यूचर के साथ बहुत से मतलब सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये एक नंबर भी रह जाने हो तो उसको मतलब हरास करे तो बहुत ईज़िली हरास हो सकते हैं। सो अगर वेमेन हरासमेंट को दूर करना है यूनिवर्सिटी से तो CGPA सिस्टम बोर्ड के हवाले करने हैं और टीचर्स से उसको दूर लेके जाना है। सो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमांडेंट मलाखंड जीबीज़ मोहिबुल्लाह खान साहब से और इसके केस के हवाले से मज़ीद इनसे जानते हैं कि केस किस नौइयत का अब जो है किस नौइयत पे पहुँच चुका है और कौन से मराहल से ये केस जो है वो उसमें दाखिल हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए कि मलाखंड यूनिवर्सिटी की जो वाक़या हुआ था 4 फरवरी को और मामला जैसी रिपोर्ट हुई तो इसके बाद मलाखंड इंतज़ामिया ने क्या स्टैंड लिया और इस वक्त जो है केस किस नौइयत में दाखिल हो चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी जीव के टीम के मैं मशकूर हूँ। ये इस तरह था कि इसमें थोड़ा जो कन्फ्यूजन है मैं वो क्लियर करना चाहूँगा कि मलाखंड यूनिवर्सिटी जो है ये मलाखंड के नाम से है लेकिन ये लोअर दीर में लोकेट करती है। और ये जो वाक़या हुआ था तो ये हमारे मतलब जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मलाखंड का था जहाँ पे ये प्रोफेसर साहब आए थे और जहाँ पर ये वाक़या हुआ था। तो वाक़ई के फ़ौरन बाद जो जूनी हमें रिपोर्ट हुआ कि इस तरह मतलब जो हेबतग्राम का इलाका है कि वहाँ पे ये प्रोफेसर आए हैं और उन्होंने मतलब इस तरह की मतलब वो गर गए है, तो हमने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया, प्रोफेसर साहब को और उनकी वाइफ को हमने रेस्क्यू किया। उसके बाद ये जो फैमिली है मतलब लड़के वाली जो ख़ानदान है उनके जो स्टेटमेंट थी FIR के लिए हमने उसको रिकॉर्ड किया। फिर उसके ऊपर हमने DPP साहब से जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनसे हमने ओपिनियन ले लिया। रात को हमारे जो तफ्तीश ऑफिसर है उनको कॉल किया तो उसने कहा कि ये सेक्शन है इसमें डाल दो FIR में, तो उन्हीं सेक्शन के नीचे उसमें FIR हुआ। और फिर उसके बाद बाकी तो आपको ट्रायल का पता है कि एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में वो ट्रायल था, बेल के लिए एप्लीकेशन उन्होंने दी थी प्रोफेसर साहब ने, वो एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हुई। अभी वो एप्लीकेशन जो है बेल की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट जो मिगौरा ब्रांच है दारुल क़ज़ा वहाँ पे पेंडिंग है। मैं इस वक्त ज़िला मलाकंड के इलाके थाना हेबतग्राम के करीब मौजूद हूँ जहाँ पर ये मुतासरा ख़ानदान जो है उनका घर है और ये तमाम तर सूरत हाल जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं ये मलाकंड यूनिवर्सिटी की जो हरासमेंट की मुबैना वाक़े के बाद जो हालात सामने आई है उसी तनाजुर में हमने यहाँ पर मलाकंड इंतज़ामिया से भी बात की और इसके साथ मलाकंड यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने तो मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और इसके बाद मुतासर ख़ानदान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मगर बारहा उनको यही बात हमने समझाई कि यहाँ पर आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो मुतासर ख़ानदान के अफराद का ये कहना था कि हमारे मर्जी इनको कहे या इनकी जो वहाँ पर इनकी बकौल जो वाक़यात हुई है उसी वाक़यात के तनाजुर में वही FIR दर्ज नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकती क्योंकि वो ये एविडेंस जो है वो मुल्ज़िम कल अपने कोर्ट में अपने डिफेंस के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने यहाँ पर उनके ख़ानदान से भी बात करने की कोशिश की, मुतासरा लड़की से भी बात करने की कोशिश की, उनके वालिद से भी बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जी मैं इस वक्त थाना कड़ियाँवाला का इलाका मौजा जिंदर खुर्द में मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 जो बहनों को कत्ल किया गया था ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गली उन्हीं की है और ये सामने मकान है उनका। यहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया था कि ये दोनों बच्चियों को कातिल जो है वो भाई है उनका, उस किसी बना पर उनकी सख्त आपस में लड़ाई होगी जिसकी वजह से उसने फायर करके और उनको कत्ल कर दिया।
इस सिलसिले में उनका मुद्दई जो है वो वालिद है। वालिद से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं कोई किसी किस्म का बयान नहीं देना चाहता और ना ही मैं बताना चाहता हूँ इस केस के सिलसिले में। ताहम उनका कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बड़ा अच्छा इक़दाम किया है और पुलिस ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये केस मुकम्मल करके अदालत को भेज दिया है। जी, थाना कड़ियाला के इलाके मौजा जिंदड़ में 2 बहनों का मर्डर हुआ था और उस वाक़या को हम जानने के लिए DSP सदर जरापुर जटा उनके दफ्तर में मौजूद है। आसिफ साहब यहाँ हैं। आसिफ साहब से पूछते हैं कि आप बताइएगा कि वो 2 डबल मर्डर लड़कियाँ जो हैं उसकी क्या वजह हुई थी, कैसे कत्ल हुई हैं और उनका कातिल कौन था? ये जो मौजा जिंदड़ में 2 ख़वातीन कत्ल हुई हैं, उसका कातिल उसका सगा भाई था। कत्ल करने की वजह ये थी कि वो चाह रहा था कि इनका रिश्ता हो जाए, तो उसने रिश्ते की बात चलाई तो दरमियान में ही मसला बन गया। तो जब मसला बना तो उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरी जो है ना ये इन्होंने बात नहीं मानी, उसने रात के वक्त आके कत्ल कर दिया। अच्छा, आप बताइएगा कि वो जब कत्ल हुआ उसके बाद मुलज़म क्या फ़रार हो गए थे? पुलिस ने कितने अरसे के अंदर अंदर उनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद आला कातिल भी लिया कि नहीं? नहीं, मौके पे तो उसका जो है ना वो मुलज़म फ़रार हो गया था। फिर बाद जो है ना बड़ी मेहनत और काविश से मेरे SHOs ने और मेरे जो है ना तफ्तीशी अफसर ने बड़ी मेहनत करके तो उसको जो है पकड़ा है। पकड़ के उससे आला जो कत्ल है वो बरामद किया और उसको जुडिशल कर दिया। जी, जिस तरह DSP साहब ने बताया है कि जो डबल बहनों का जो मर्डर था वो उसका भाई था और उसके बाद उसने एक अनाज की खातिर उसने कत्ल किया और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करके उसको और उसके से अलाई कत्ल बरामद करके उसे हवाला जुडिशल कर दिया। जी, मैं इस वक्त थाना कड़ियावाला में मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO राजा इकराम जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मौजा जिंदड़ में जो दोनों बहनों का मर्डर हुआ था वो उसकी क्या वजह है। आप ये बताइएगा कि राजा साहब, ये जिंदड़ गांव में जो आपका इलाके का एक है वहाँ पे मर्डर हुआ था दोनों बहनों का, वो उसकी क्या बुनियादी क्या वजह हुई है कि क्यों ऐसा हुआ है? उनकी असल वजह ये मौजा जिंदड़ में 2 बहनें थी, उम्मा सबा और उम्मा कुलसूम, जिनके घर में उनके घर वालों ने उनकी मंगनी की थी। उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया और दोनों बहनों का अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ। उनका भाई मोहम्मद हसनैन ने उनको दोनों बहनों को फायर मार कर कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी बुनियादी वजह क्यों वो इनकार करती थी? जब कोई रिश्ता आता है तो फिर वो इनकार कर देती थी और भाई के साथ ये उसके वालिदैन को नहीं पता था ये तकरार इस हद तक चली गई? शायद उनके घर वालों को पता होगा। पहले दोनों बहनों को तलाक़ें हुई हैं, दोनों बहनों की शादी हुई थी, उनको तलाक़ें हुई हैं। मज़ीद मामला जो उन घर वालों को पता है उसका पुलिस को नहीं बताया गया। जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आज मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद का थाना बाराकऊ का ये जो है वक़ुआ है और इसमें एक ससुर ने अपनी जो है वो बहू को बिल्कुल बेदर्दी के साथ कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उस कत्ल को एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश की। ये एक ऐसा वाक़या है कि जी जो एबटाबाद के इलाका है लोरा, वहाँ से 28 साल अनिला बीबी जो शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे, उसके खाउंद उसका इस्लामाबाद में यहाँ पर टेलर का काम करता था और वो वहाँ से अपने ससुर के साथ जो है वो यहाँ पर रावलपिंडी में एक शादी में आई और उसके बाद बाराकऊ के इलाके में जो उसके ससुर था उसकी बेटी के घर पे रात रहे और उसके बाद उसको यहाँ पर सैर सपाटे की जो है घर से यहाँ पर रावल डैम का चक्कर लगवाया और जिस वक्त जो मैं बनीगाला में मौजूद हूँ इस रोड के ऊपर यहाँ पर लाकर इस जहाँ पर मैं मौजूद हूँ गाड़ी रोक कर उसके जो है वो गले में दुपट्टा डालकर उसकी जो है वो सांस रोकी गई, उसको फंदा लगाया गया और जिससे अनिला बीबी की मौत वाक़या हो गई। बाराकऊ के जो इस केस के आईओ हैं गौस साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, सब इंस्पेक्टर गौस। उनसे हम पूछते हैं ये सारा वाक़या हुआ क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया गौस साहब। ये वाक़या कैसे हुआ और आपको कैसे पता चला कि जी इस तरीके से एक लड़की की मौत वाक़या हो गई है और बाद में उसको एक्सीडेंट का रंग दिया गया है? सबसे पहले अनिला बीबी के मरने की बाबत एक्सीडेंट का वकूआ बनाकर उसके ससुर ने बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है बाराकऊ के एरिया में, FIR हो गई एक्सीडेंट की और नाश हवाले वर्षा हो गई।
इसके बाद जाकर नाश को जब गसल दिया दफन के लिए तो वहाँ पे उसके जिस्म पर कोई एक्सीडेंट की बाबत ज़रब न थी, जिसकी वजह से उनको शक गुजरा और उन्होंने जिसके घर में चंद ज़ेब के घर में रात को रहे थे अब्दुल कदीर वगैरह उसका नाम दिया और अब्दुल कदीर उसके ससुर को नामज़द करके एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन के बाद इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में ये चीज़ सामने आई कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वाकई इन्होंने इसको कत्ल किया है। अब्दुल कदीर ने फांसी देकर गले में फंदा डाला। इसमें ये उसका ससुर अकेला नहीं था बल्कि उसके ससुर का दामाद भी इसमें शामिल था। 2 लोग शामिल थे। दामाद चंद ज़ेबी साहब था। इस वक्त जो है वो मेरे साथ अनीला के वालिद मौजूद हैं जो इस केस के मुद्दई भी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और ये रिश्ता इन्होंने कैसे दिया। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद रिजवान। जी रिजवान साहब, अनीला आपकी बेटी थी, बड़ा अफसोस है हमें इस चीज़ का। ये बताइए वाक़या कैसे हुआ और आपने ये जो रिश्ता दिया ये कौन लोग थे और ये क्या इससे पहले कभी अनीला ने कहा कि ये कोई घर में कोई नाचाकी कोई लड़ाई झगड़ा? ये सारे इसको रिश्ता दिया हमने। मेरा अपना भांजा है और अपनी हमशीरा का बेटा है। तो मेरे वालिद और वालदा साहब फौत हो गए। उनका कहना था यारा इस बड़ी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे को देना। उनकी बात पर हमने अमल कर लिया दिए। लेकिन 9 साल बच्ची ने बहुत शादी होते ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, फिर भी हमने जो हो सका उसका घर बसाने की कोशिश की है। 9 तारीख दूसरे महीने को शाम के टाइम मेरी बेटी के साथ बात हुई है। हाँ भाई आप किधर हो? आपका बेटा ठीक है, बेटी ठीक है, आप ठीक हो? बोलती है अबू हम रखाले में है। मैं उधर आप क्या कर दिया है? मेरे सोरा और मैं दोनों शादी पर आए हूँ। खाला कहाँ पे है? पिंडी में? नहीं वो उधर है सर, ये शादी पर आए हुए थे गमीरा से। अच्छा, ये पिंडी शादी पे आए हुए थे? बरी माम शादी थी। बरी माम शादी थी। दोनों ससुर उसका और मेरी बेटी शादी पर आए हैं। साथ उसके 3.5 साल का बेटा भी था। अच्छा। मैं बेटी आप इधर हो, शाम का टाइम हो गया। हमने उसके साथ बात की है, उसकी वालदा ने बात की है। बोलती है मेरे साथ ससुर है, थोड़ा गाड़ी ख़राब हो गया है, तो गाड़ी जब ठीक हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। इधर से थोड़ा ही टाइम लगेगा, हम अकेली नहीं है, मेरे साथ ससुर भी है। मैं ठीक हो गया। उसके दरमियान तकरीबन इशा की नमाज का टाइम नहीं हुआ था तो मेरे पास फ़ोन आ गया है यारा अकबर न्याजी में उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो दोनों सीरियस है। थोड़ी देर बाद ससुर का और आपकी बेटी का? ससुर का और मेरी बेटी का। थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद बताया नहीं यारा आपका बेटी फौत हो गया है। अच्छा। फौत होते ही ये उन्होंने ड्रामा रचाया यारा इधर एक्सीडेंट हुआ है, ये किया वो किया। बाद में पुलिस साहब उन्होंने उनका थोड़ा सा रिमांड लिया 5 मिनट 10 मिनट। उन्होंने बताया हमने नशे का गोली देकर इसको 2 गोली इसकी माँ को दी है, 1 बेटे को दी है। हम लोगों ने खुद गाटे में दुपट्टे का फंदा डालकर हम लोगों ने खुद मारा है। मेरी बेटी के साथ सर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है। 28 साल उसका उम्र है। मुझे इंसाफ चाहिए। इस तमाम सूरत हाल पे जिन्होंने इस चीज़ को कमांड किया या जो तफ्तीश यहाँ तक लेके आए, इनको गिरफ़्तार करवाया, हमारे साथ मौजूद हैं SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान साहब। इनसे हम पूछते हैं कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है और अब आगे इस केस पे क्या देखते हैं वो। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमने जब इसको रिपोर्ट किया तो हमें ये मालूम है कि एक्सीडेंट का केस था। अब इस केस को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, एक एक्सीडेंट केस को, मर्डर और ये तमाम मामलात कैसे आपने इसको हैंडल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल जो हमें जो ये चीज़ रिपोर्ट हुई थी एग्जैक्टली जो हॉस्पिटल से कि ये एक एक्सीडेंट केस है जिसमें एक खातून है जो अनीला नाम है और उसका एक्सीडेंट हो गया एंड उन्होंने जो कल्प्रिट्स थे उन्होंने दे ट्राइड देयर बेस्ट कि वो इसको कवर कर सकें, प्रॉपरली इसको कवर कर सकें, इसको प्रॉपर एक स्टोरी का नाम दे सकें। फिर किस तरह ये अर्ली मॉर्निंग में हुआ, किस तरह ये खातून थी, ये वहाँ से एक शादी अटेंड करने जो इधर बरी माम आई थी इसकी सराउंडिंग में कुछ शादी अटेंड करने आई थी अपने ससुर के साथ, फादर इन लॉ के साथ। फिर इसने जो
स्टे किया अपने ससुर के साथ ही, और जो उसका जो ससुर का जो आगे दामाद है, उसकी बेटी का जो खावंद है, उनके घर पे रात को इन्होंने स्टे किया। फिर उसके बाद तो ये सारा सिलसिला चला। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले और फिर इसको एक्सीडेंट का एक नाम दिया गया। फिर एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गए, फिर लोकल हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट हुए। तो जब इत्ला मिली हमें हॉस्पिटल से, तो इमीडिएटली जो हमारी 15 की टीम थी वो एमरजेंसी, उसने वहाँ पे जब रिस्पॉन्ड किया, तो जब थोड़ा सी सूरत हाल और सारी एक्टिविटी तो पूरी एक सस्पिशियस लग रही थी। लाइक उसके अंदर कोई स्टोरी बन नहीं रही थी, और एक्सीडेंट था, फिर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं है, एग्जैक्टली कोई मेजर गाड़ी सामने नहीं है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मेजर इंजरी सामने कोई नहीं है। तो वहाँ से फ़ौरन फिर हमने इसको थोड़ा सा डिग आउट करना स्टार्ट किया, तो वो फिर चीज़ें खुलती गई और आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि किस तरह ये खातून थी। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 10-12 साल रहने वाले तो ये हज़ारा के थे, लेकिन हरीपुर साइड की थी खातून। लेकिन जो इसकी शादी जो हुई थी वो एबटाबाद हुई थी। तो किस तरह कि क्या 10-12 साल से थी और ऑन एंड ऑफ अपने घर रहती थी, और घरेलू नचाकी बहुत ज़्यादा थी। हस्बैंड उसका इधर इस्लामाबाद में होता था। तो पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनली इसके अंदर काम किया, तफ्तीशी को हमने प्रॉपर इसके ऊपर गाइड किया। फिर उसके बाद जितना एट मैक्स हम एविडेंस ले सकते थे वो लिए। फिर इसके अंदर जो गाड़ी थी, वो जो गाड़ी जो प्रॉपर जिसके नाम के ऊपर ये एक्सीडेंट बनाया जा रहा था, वो गाड़ी पुलिस ने रिकवर की। गाड़ी के बाद वो दुपट्टा ख़ास वो जो कपड़ा था जिससे उसको उसको टाई किया था, क्योंकि ये फ्रंट पे बैठे थी और ससुर पीछे बैठा था, तो उसको जो बांध के जो उसको मारा गया प्रॉपर, वो सारा कुछ रिकवर किया हमने। इस वक्त हम मीरान शाह के खरवानी गांव में मौजूद है, जहां पे एक 7-8 साल बच्चे को दूसरे बच्चे ने कत्ल किया था। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके, ये वो जगह है जहां पे उस बच्चे को दफन किया गया था और उस बच्चे की लाश यहाँ से बरामद हुई थी। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके इस केस को बड़ी महारत के साथ ट्रेस कर दिया। इस हवाले से यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मीरान शाह के एसएचओ रसूल गुल साहब। उनसे जानेंगे इतने मुश्किल केस को कैसे ट्रेस किया कि पता भी नहीं चल रहा था कि बच्चे को किसने मारा था। हमें ये बताया रसूल गुल साहब, कैसे ट्रेस हुआ है केस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने, और जियो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि इतने दूर इलाके में आप इस केस के हवाले से इधर आए हो। दरअसल बात ये था कि ये केस 16 दिसंबर 2024 को हुआ था और हमें इसका इल्म नहीं था। असर के टाइम ये बच्चा अपने मदरसे से गायब हो चुका था। 17 दिसंबर सुबह के वक्त तकरीबन 10 बजे का टाइम था कि मैं पोलियो ड्यूटी पेट्रोलिंग पे था और मुझे इतला मिली कि इस तरह का एक छोटा बच्चा जो है उसका लाश एक अलगाड़ से या एक विली से मिला है। तो मैं फ़ौरन बमाया नफरी जाके उस जगह पे आ गया और बच्चे की लाश को उठा के पोस्टमार्टम के लिए मैं मीरान शाह हॉस्पिटल ले गया। तो उसके बाद हमें ये जब पता चला कि ये कहाँ से गायब हुआ है और कैसे हुआ है, तो हमें इसका कोई सराह नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद में उनके जो रिलेटिव्स थे उनके साथ में मिला, उनसे मैंने पूछा कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, अदावत वगैरह या कोई इस तरह की रंजिश वगैरह, तो उन्होंने मुझे मुस्बत में जवाब नहीं दिया और बता रहे थे कि हमारे किसी के साथ किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। तो फिर उसके बाद चूँकि हमारे पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं थे, हमारे पास कोई कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं था, फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, मोबाइल के कोई लोकेशन वगैरह, चूँकि बच्चे छोटे थे वो नहीं मिला कि हमें कोई इस तरह की चीज़ मिले कि हम उसको प्रॉपरली ट्रेस कर सके। तो उसके बाद मैं मदरसे चला गया, जिस मदरसे से ये बच्चा गायब हो गया था। ये मदरसे की जो मोहतमिम था, मौलवी साहब, उसका बेटा था। तो उसके दौरान मैंने मदरसे का रूटीन चेक किया, बच्चों का रूटीन चेक किया और इर्द गिर्द बहुत कोशिश की हमने। बहुत कोशिश के बाद हमें बाद में पता चला कि मैंने उनसे पूछा कि ये बच्ची की लाश जो कल से गायब थी, आप लोग इधर उधर पैर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे, हमें आप लोगों ने इतला नहीं दिया था। तो ये बच्चा सुबह के 10 बजे के करीब आप लोगों को कैसे मिला? तो दौरान इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बताया कि ये एक बच्चा था हमारे मदरसे का, उन्होंने जो है उसको ढूंढ लिया है। तो फिर वो लड़का जिसका नाम जलाबीब था, तकरीबन 16-17 साल उसका एज था। तो मैंने जब उनकी तलाश की और मेरे हाथ लग गया तो मैं अपने साथ उठा के ले गया। फिर ड्यूरिंग इंटरोगेशन, चूँकि वो बच्चा था, हम उसको इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं दे सकते थे कि ऐसा ना हो कि अपनी बात से पैर जाए। तो उनको
इस तरह हमने वो दिया कि आपके साथ हम जो है आपके लिए कपड़े ख़रीदेंगे, आपको खाना खिलाया, चाय वगैरह, इस तरह की अच्छी अच्छी बातें बता के तो आखिरकार उनको कन्वेंस कर दिया कि आपको कैसे पता चला कि सारे लोग सारी रात इधर उधर घूम फिर रहे थे, उसको किसी को भी उसकी लोकेशन का पता नहीं था, आप डायरेक्ट जाके उसी स्पॉट पे उसी लोकेशन पे कैसे पहुंच गए। तो उन्होंने बाद में कन्फेस किया कि ये मैंने खुद मारा है। मीरानशाह में मदरसे के तालिब इल्म को कत्ल करने के हवाले से इस वक्त उस बच्चे के लवाहिकीन या उनके फैमिली के लोगों से हम जानेंगे कि इसका नाम क्या था और फिर कैसे पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया। जी, ये बच्चा था, तालीम पढ़ रहा था ये मदरसे पे, लेकिन इधर से कत्ल किया है मेरे को फैमिली को यहाँ पर इलाके को कुछ को भी पता भी नहीं है कि किसने किया है। पुलिस ने पकड़ गया वो बंदा, उसको मेरे को पता लग जाएगा कि उसने कत्ल किया है ये मदरसे पे इधर था। क्या नाम था इसका बच्चे का, क्या कर रहा? जी भाई उसका नाम मोहम्मद था। पहले तो आप लोगों के शुक्रगुजार हो का आप लोग इधर आए, इतना दूर से आए मेरे लिए। लेकिन ये मोहम्मद था, मोहम्मद नाम था, मदरसे में पढ़ रहा था। बवाजह इसलिए उसने मारा कि मदरसे के छुट्टी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने मारा। फिर पुलिस वाले ने पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार है कि पुलिस वाले ने ट्रेस किया, उसने जो मुलजिम थे वो पकड़ लिए। बस उसके हम बहुत शुक्रगुजार है पुलिस के। जी बिल्कुल, इस वक्त हम DPO रोहान ज़ैब साहब के साथ मौजूद है। ये जो मीरानशाह में जो केस पेश आया था, मदरसे के अंदर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कत्ल किया, उस हवाले से चूँकि उनका कहना है कि उन्होंने नोटिस लेकर एक टीम बनाया, इंतहाई मुश्किल केस था ट्रेस करना इसका। इस बारे में DPO साहब से जानेंगे। DPO साहब, इतने मुश्किल केस को आपने किस तरह क्या कहा, इसमें कैसे पेशरफ्त हुई? ये कुछ अर्सा पहले, कुछ मतलब 1.5 महीने पहले एक बच्चा था जो दारुल उलूम में यहाँ पढ़ता था, 12 साल का उसको उम्र था तकरीबन। उसकी डेड बॉडी मिली यहाँ की गैराबाद जगह है वहाँ से। उसके बारे में फिर हमने एक टीम तश्कील दी। तफ्तीशी टीम ने मौके का अच्छे तरह बगौर मुलाहिजा किया और वहाँ से उन्होंने लीड ले ली। वो इलाका ऐसा था जहाँ पर ना कोई CCTV कैमरा था, ना लोगों का मदरफ था, गैराबाद जगह था। इसके बावजूद उन्होंने मेहनत की, शवाहिद इकट्ठे किए और असल मुलज़िमान तक वो तकरीबन 48 घंटे में पहुँच गए। और 2 लड़के थे, 2 लड़कों ने उसको इस वजह से मारा था कि वो छोटे बच्चे थे, वो छुट्टी के लिए, यानी उनको छुट्टी दरकार थी और छुट्टी इस सूरत में मिल सकती थी कि कोई वाक़या हो जाए और दारुल उलूम की पूरी छुट्टी हो जाए तो उनको भी छुट्टी मिल जाएगी। मेरे मदरसे की छुट्टी के लिए उन्होंने एक बच्चे को मार दिया दूसरे बंदे ने, और ये कहा जा रहा है कि इससे कबल भी इसी बच्चे ने ऐसी वारदात की थी। जी बिल्कुल, तफ्तीशी टीम ने यही बताया था कि इन लड़कों ने, 2 लड़के थे, उन्होंने एक लड़का इससे पहले भी उसको मार डाला था। उस वजह से उसको फिर 5 दिन छुट्टी मिली थी। जुर्म सज़ा के आज के इस एपिसोड में हम आपको एक अनोखे और दर्दनाक वाक़े से मुतल्लिक आपको बताएंगे कि किस तरह बीवी ने अपने खामद के जिस्म का एक नाजुक अज़ा काट दिया और ये नौबत क्यों आई, आखिर बीवी को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। अक्सर सुनने में आया है कि माशूका ने अपने आशना के साथ ऐसा सलूक किया। 4 साल कबल फ़ोन पर होने वाली दोस्ती रिश्ता अज़दवाज में बदल गई और ये 4 साल तक रिश्ता कायम रहा। आखिर इस रिश्ते में क्या दरार आई कि बीवी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इक़दाम कत्ल का ये मंसूबा बीवी ने क्यों बनाया, इस मंसूबे के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। जी, अब पहुँचे हैं DPO सियालकोट फैसल शहजाद साहब के पास और उनसे जानते हैं इस केस से मुतल्लिक इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं, माशरे में इतनी अदम बर्दाश्त क्यों है, क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं, हक़ाइक़ क्या हैं। मेरे साथ मौजूद हैं DPO साहब। जी सर, ये बताइएगा कि आपको ये जो वाक़या पेश आया है, जो बीवी ने ऐसा कदम उठाया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और इसकी रोकथाम के लिए माशरे में क्या होना चाहिए, पुलिस की इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है? जी, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसमें जो इसके मुहर्रिकात की अगर हम बात करें
तो आप जब इस स्टोरी को कर रहे थे तो आपको हमने ब्रीफ किया था कि इसमें ये जो इसमें मुतासरा शख्स है, इसने इस खातून से पहले एक शादी की और उस शादी को खुफिया रखा, अपने घर वालों से भी छुपाया। कि जब इसके घर वालों ने इसकी दूसरी शादी की और ये ख़बर मंजर आम पे आई, इस खातून को पता चला जिससे पहली खुफिया शादी हुई थी, तो फिर वो तैश में आई और फिर सब्सिक्वेंटली ये सारा अमल हुआ। ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी वो इस सारे मामले को देख रही थी, उन्होंने ही उसको डिटेल में इंटरव्यू भी किया। जो मोटिव था इसका, जो आप मोटिव जानना चाह रहे हैं, वो यही जो मैंने पहले बयान किया कि ये एक इस तरह का निकाह था कि जिसको म्यूचुअल अरेंजमेंट के ज़रिए इन्होंने खुफिया रखा और ये तय पाया था कि कुछ अरसे बाद ये जो शख्स है, मुतासरा शख्स, अपनी फैमिली को एतमाद में लेके तो उसे पब्लिक कर देगा और फिर इनका जो वो एक रिश्ता है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन वादे वईद वो सारे चलते रहे, इस तरह की चीज़ हो नहीं सकी जिसका इस औरत को राइज था। दूसरा ये भी एक चीज़ सुनने में आई कि वो उसमें कोई फाइनेंशियल साइड जो स्पेंडिंग थी वो भी इस खातून की साइड से थी और वो भी एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ मज़ीद ख़राब हुई। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसकी डिसअपॉइंटमेंट में इजाफा हुआ और वो इस लेवल पे पहुंच गई कि उसने इतना एक्सट्रीम कदम उठाया। मेरे साथ जो मुतासरा शख्स उमैर है, उनके भाई ज़ुबैर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि हमने कोशिश की है कि उमैर से बात की जाए, लेकिन वो उसकी कंडीशन अभी इस काबिल नहीं है वो कि वो बात कर सके, वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता था। इसलिए हमने उनके भाई से जो है वो रिक्वेस्ट की और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे इनका रब्ता आपस में इस्टेब्लिश हुआ था। जी ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि शाहिदा और ज़ुबैर जो हैं, उमैर जो है, ये कब से रब्ते में आपस में? उन्होंने तकरीबन 3-4 साल पहले शादी कर ली घर वालों से चोरी, तो घर वालों को इन्फॉर्म होने पे बाद में डिवोर्स वगैरह हो गया। ठीक है, डिवोर्स वगैरह के तकरीबन 2-3 साल बाद हमने भाई की दोबारा से शादी वगैरह, उनका निकाह वगैरह कहीं और जगह पे किया। तो इन्होंने कहीं फिर से चोरी निकाह कर रखा था 2 साल बाद में दोबारा से, रुजू कर लिया था जी, जिसका हमें कोई इन्फॉर्म नहीं था। तो इन्होंने उसको घर पे बुलाया है, उसकी बेगम शाहिदा वगैरह ने, इन लोगों ने पहले से ही प्लान पेंड किया हुआ था। उसको घर में बुला के जूस वगैरह में इंजेक्शन से कोई चीज़ नशावर डाल के तो उसको पिला के ये उसके साथ इन्होंने हादसा किया। ठीक है, तो इसी हादसे की वजह से मेरे वाला साहब की डेथ हो गई। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त SHO 17 आदिल बाजवा, उनसे जानते हैं। जी बाजवा साहब, ये बताइएगा कि इस केस में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है और इस खातून को कैसे गिरफ्तार किया गया? अभी तक तो इसमें यही है कि हमने खातून को जो अरेस्ट करके जुडिशल भेज दिया हुआ है। इसमें अभी जो इसका चलान है वो सेंड टू कोर्ट हो चुका है। इसमें सिचुएशन ऐसे थी कि ज़ुबैर जो था, वो जो विक्टिम है, उसका जो भाई था, उसने एक कंप्लेन फ़ाइल की कि इस तरह मेरा जो भाई है उसकी शादी जो है ना वो शायदा बीबी से हुई थी, तो ये उससे वो साथ रह रहे थे। तो रात को उसने उसको कोई नशावर जो थी ना वो कोई शय वो पिला के, तो उसके जो नाजुक वो जो पार्ट था बॉडी का उसको ना कट कर दिया है। तो हमने फ़ौरन जो था वो मौका पे गए, हमने जाके जो सारे एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद हमने उसकी FIR दर्ज कर ली हुई थी। फिर हमने टीम तश्कील दी और मुलज़मा को जो है वो हमने वेरी नेक्स्ट डे ही अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके हमने उसको जुडिशल भिजवा दिया।